बात। तो बच्चों आज हेडिंग लगा हुआ है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बाद आज हम टॉपिक के ऊपर आएंगे। आज का टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और अनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो पहले देखते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए बच्चों, अगर आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है सिस्टम। ये व्हाइट बोर्ड एक सिस्टम है, सिलेंडर एक सिस्टम है, ये मार्कर भी एक सिस्टम है। जिसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लिए एक सिस्टम है। अगर मैं आपसे कहूं ये मार्कर कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, ये मार्कर कितनी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, तो मेरे लिए ये मार्कर एक सिस्टम है। तो बच्चों अगर सिस्टम से वर्क बाहर सराउंडिंग पे जाए तो वो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। उसे हम क्या कहेंगे? वर्क डन। वर्क डन को मैं शॉर्ट फॉर्म में W.D लिख रहा हूं, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वर्क सिस्टम से बाहर की तरफ जाए अर्थात सराउंडिंग में जाए तो वो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। वो उसे हम किससे कैसे लिखेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क डाला जा रहा है तब वो वर्क क्या होगा? नेगेटिव वर्क होगा। उसे कहा जाएगा वर्क डन ऑन दी सिस्टम। सिस्टम के ऊपर वर्क डाला जा रहा है तब वो वर्क नेगेटिव होगा। उसी तरह अगर सिस्टम से हीट बाहर के तरफ जाए तब वो हीट क्या होगा? नेगेटिव होगा। हीट को हम क्यू पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिस्टम के ऊपर हीट डाला जा रहा है तब वो हीट क्या होगा? पॉजिटिव हीट होगा। देखिए जहां पर भी आपको स्टेटमेंट दिखे बाय द सिस्टम तो समझ जाना सिस्टम से बाहर जा रहा है। अगर वर्क बाय द सिस्टम होगा, वर्क सिस्टम से बाहर जा रहा है। अगर हीट बाय द सिस्टम होगा तो हीट सिस्टम से बाहर जा रहा है। बाय द सिस्टम वर्क के लिए पॉजिटिव होगा, हीट के लिए नेगेटिव होगा। ऑन दिस सिस्टम वर्क के लिए नेगेटिव होगा और हीट के लिए पॉजिटिव होगा। आप इन दोनों में से किसी एक को याद रखिए, दूसरा उसका ऑपोजिट होगा। वर्क इज बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट इज बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो बच्चों जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने के लिए। तो बच्चों ये साइन कन्वेंशन लिखिए, पॉज करके लिखिए। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सिर्फ हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। तो वो क्या होता है? हर यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए आपको कितना हीट देना पड़ेगा, उसे ही हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए, एक सुंदर सा हेडिंग लगाइए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसे क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक हीट भी कहा जाता है। देखिए क्या होता है, कोई एक यूनिट मास, एक यूनिट क्या होता है बच्चों? यूनिट का मीनिंग होता है 1। अगर आपके पास 1 kg सब्सटेंस है, हर 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा? ये तो हो गया एसआई। अगर सीजीएस में बात करें, अगर आपके पास 1 ग्राम सब्सटेंस है तो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, उसे ही हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और सिर्फ स्पेसिफिक हीट भी कहा जाता है। तो सर ये स्टेटमेंट कहां से आया? देखिए आपको बच्चों पता है मास जितना ज्यादा होगा आपको उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा। ओके, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। मास जितना ज्यादा होगा आपको उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा। उसी तरह अगर
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। किसी भी सब्सटेंस का आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज करना है तो आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। ओके ठीक है, अगर ये दो स्टेटमेंट को मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए अगर ये दो फैक्टर को मैं कंबाइन करूं तो डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम डेल्टा टी। तो मुझे इक्वालिटी साइन लाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, जिसे मैंने सी माना है। सी क्या है, सी स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी एम डेल्टा टी। तो सी क्या होगा, सी इक्वल टू डेल क्यू बाय एम डेल्टा टी। सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम एस को भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कुछ किताब में सी के बदले आपको एस लिखा होगा, तो समझ जाना एस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और सिर्फ स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। इसे कैसे डिफाइन करें, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेल क्यू, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एम, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री और केल्विन। कोई भी किसी भी सब्सटेंस जिसका मास 1 यूनिट है, 1 केजी हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, अगर उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री और 1 केल्विन बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे कितना हीट देना पड़ेगा, उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। तो लिखिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of unit mass of substance, unit mass of substance through 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। टेम्परेचर आपको सेल्सियस और केल्विन में लेना है, चाहे तो आप सेल्सियस भी ले सकते हैं, चाहे आप केल्विन में ले सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर चेंज होता है सेल्सियस और केल्विन स्केल पे वो इक्वल डिवीजन का होता है, तो आंसर में कुछ फर्क नहीं गिरेगा अगर आप सेल्सियस लेते हैं और केल्विन लेते हैं। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को पॉज करके लिखिए। तो बच्चों यूनिट क्या होगा, लिख लिए, इसे पॉज करके लिखिए। ओके, अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, स्पेसिफिक हीट का कैलोरी पर ग्राम केल्विन, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये क्या होगा सीजीएस में होगा। तो बच्चों एसआई में क्या होगा, एसआई में होगा जूल पर केजी केल्विन। तो बच्चों इसे पॉज करके लिखिए, लिख लिए। अब आते हैं, देखिए स्पेसिफिक हीट जितना भी सब्सटेंस है सबसे ज्यादा होता है स्पेसिफिक हीट वाटर का सीजीएस में होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और एसआई में होगा 1 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। एसआई में क्या होगा 4200 जूल पर केजी केल्विन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अगर सीजीएस में बात करें तो कितना होगा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये होगा सीजीएस में। अगर एसआई की बात करें तो एसआई में कितना होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम कितना केजी होगा 1/1000। 1 कैलोरी किसके साथ बराबर है बच्चों, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल।
तो 1 कैलोरी के रिप्लेस में आप 4.2 जूल पुट करना और 1 ग्राम के रिप्लेस में 1/1000 पुट करना, तो कितना होगा 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होगा SI में। तो ये कभी कभी क्वेश्चंस में दिया होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का वैल्यू, और आपको याद भी रखना पड़ेगा, अगर नहीं दिया होगा तो बच्चों पॉज करके लिखिए। देखिए, अगर मेरे पास 3 डिफरेंट सब्सटेंस है, एक तो गोल्ड है एरम, उसको मैंने 1 kg लिया है। दूसरा एक सब्सटेंस है कॉपर, उसको मैंने 1 kg माना है। तीसरा एक सब्सटेंस है वाटर H2O, जिसको मैंने 1 kg माना है। तो क्या इन तीनों डिफरेंट सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू इक्वल होगा? बोलो 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 बोलो, क्या तीनों डिफरेंट सब्सटेंस का मास इक्वल है? क्या तीनों डिफरेंट सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सब्सटेंस का नेचर चेंज होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा? गोल्ड की बात करें 129 जूल पर केजी केल्विन होगा। अगर कॉपर की बात करें, कॉपर का कितना होगा? 385 जूल पर केजी केल्विन होगा। अगर वाटर की बात करें, वाटर का तो सबसे ज्यादा होता है, कितना? 4200 जूल पर केजी केल्विन। तो पॉज करके लिखिए। उसी तरह अगर बच्चों फेज भी चेंज हो जाएगा, अगर स्टेट भी चेंज होगा, तब भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू चेंज होगा। तो यहां पर एक नोट लिख लीजिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिए बच्चों? ठीक। अब देखिए, अगर एक सेम सब्सटेंस का तीनों फेज अगर लें, तभी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू डिफरेंट होगा। मान लीजिए मैं वाटर लेता हूं, वाटर का मैं 3 फेज कंसीडर करता हूं। एक तो सॉलिड, जो आपको पता है आइस होता है। दूसरा क्या है? लिक्विड वाटर। और तीसरा गैस। एक हमने लिया है आइस, जो सॉलिड फॉर्म पे है। दूसरा हमने लिया है वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तीसरा मैंने लिया है गैस, और इसे आप स्टीम भी कह सकते हैं। तीसरा मैंने लिया है स्टीम। तीनों डिफरेंट फेज है, पर एक ही सब्सटेंस से बने हैं। वाटर मॉलिक्यूल से तीनों बना हुआ है, H2O से। ठीक है। अगर आइस की हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें CGS में, तो कितना होगा? CGS में आइस की अगर बात करें तो होगा 0.5 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। वाटर का कितना होगा? 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। स्टीम का कितना होगा? स्टीम का होगा 0.47 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI में कितना होगा? आपको पता है, आपको ग्राम को केजी करना है। 1 ग्राम कितना केजी होगा? 1/1000, और 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है। तो SI में कितना होगा वैल्यू? SI में 2100 जूल पर केजी केल्विन होगा आइस का वैल्यू। वाटर का कितना होगा SI में? 4200 जूल पर केजी केल्विन। तो स्टीम का कितना होगा?
74 जूल पर केजी केल्विन। तो तीनों का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो रहा है जब फेज भी चेंज हो रहा है। ओके, तो इसे आप इस वैल्यू का आप याद रखिए। ओके, अभी तक कंसेप्ट की क्लियर है बच्चों। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? किसी भी 1 यूनिट सब्सटेंस का, 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको 1 यूनिट बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको कितना हीट देना पड़ेगा, उसे ही हम स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ओके, देखिए अब बच्चों हेडिंग लगाइए लिमिट्स ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब आप गैसेस को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हीट करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। देखिए कैसे होता है, हेडिंग लगाइए लिमिट्स ऑन स्पेसिफिक हीट कैप, हेडिंग लगाइए लिमिट्स ऑन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, limits on specific heat of गैस। गैस को हम जब डिफरेंट कंडीशंस में हीट करेंगे तो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा। फर्स्ट कंडीशंस के ऊपर आता है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, एक छोटा सा नन्हा सा आपके पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर पे एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन से लगा हुआ है सिलेंडर के अंदर, और सिलेंडर के अंदर हम क्या लिए हैं? सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा, हमने आउटसाइड बाहर से किसी भी तरह का हीट इस सिलेंडर पे सप्लाईमेंट किया नहीं है, कोई भी हीट सप्लाई नहीं किया इस सिलेंडर में बाहर से। अगर हम इस पिस्टन को सडन कंप्रेस कर देंगे तो इसके अंदर जितना भी गैस मॉलिक्यूल्स होगा, वॉल्यूम घटने के कारण वो सारे गैस मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे। तब क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन्स होगा तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा गैस मॉलिक्यूल्स का। अगर गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इस गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर भी बढ़ेगा उसके साथ साथ, आपको पता है। ओके, तो मैंने बाहर से कोई हीट सप्लाई भी नहीं किया है, सिर्फ पिस्टन को सडन कंप्रेस कर दिया है, जिसके कारण इस गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा। तब स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या होगा? स्पेसिफिक हीट का वैल्यू तब 0 होगा। देखिए हमने क्या किया, सडन कंप्रेस किया पिस्टन को, सडन कंप्रेस्ड किया पिस्टन को। जब पिस्टन को सडन कंप्रेस किया, क्या हीट सप्लाईमेंट होता था? बाहर से नहीं होता था सर हीट सप्लाईमेंट। डेल क्यू को हमने 0 माना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितना होगा? C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी, ये तो आपको पता है। डेल क्यू के रिप्लेस में आप 0 लीजिए तो क्या होगा? 0 बाय समथिंग, C इक्वल टू 0 ही होगा। देखिए C का वैल्यू कितना हुआ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू 0 हुआ। आप देखिए सेकेंड कंडीशंस के ऊपर आते हैं। हम एक काम करते हैं, आप सिलेंडर के नीचे फायर प्रोवाइड करते हैं। जब हमने फायर प्रोवाइड किया सिलेंडर के नीचे, तब इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हीट सप्लाईमेंट के कारण गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर जितना बढ़ा, एक्सपांशन के कारण उतना ही टेम्परेचर घट गया। जब मैंने फायर प्रोवाइड किया तो इसके अंदर जितना भी गैस मॉलिक्यूल्स है उसका टेम्परेचर बढ़ा। तो जितना टेम्परेचर बढ़ा हीट सप्लाईमेंट के कारण, जब मैंने पिस्टन को एक्सपैंड किया, क्या उतना ही टेम्परेचर लॉस हो रहा है? अगर उतना ही टेम्परेचर लॉस हो रहा है जितना हम टेम्परेचर सप्लाईमेंट कर रहे हैं, तब क्या होगा? डेल टी 0 होगा। डेल टी क्या होगा बच्चों? 0 होगा। कैसे? मान लीजिए मैंने हीट सप्लाईमेंट किया जिसके कारण इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। जब मैंने हीट सप्लाईमेंट किया, जब मैंने पिस्टन को एक्सपैंड किया तब कितना टेम्परेचर लॉस हुआ? मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस लॉस हुआ। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 20 - 20 0 होगा। तो डेल्टी क्या हुआ? मैंने 0 लिया है।
अगर मैंने डेल टी को जीरो लिया है, अगर डेल टी जीरो हो जाएगा तो समथिंग बाय जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। देखिए सी इक्वल टू क्या है, डेल क्यू बाय एम डेल्टा टी। अगर डेल टी के रिप्लेस में जीरो ले लेंगे तो क्या होगा, समथिंग बाय जीरो, सी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। हीट सप्लाई के कारण जितना टेम्परेचर राइज हुआ, एक्सपांशन के कारण उतना ही टेम्परेचर फॉल हुआ। अब आते हैं तीसरा कंडीशंस के ऊपर। देखिए अब क्या होगा, मैंने फायर प्रोवाइड किया जिसके कारण गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ा। जितना टेम्परेचर फायर प्रोवाइड और हीट सप्लाईमेंट के कारण गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ा, एक्सपांशन के कारण उससे कम टेम्परेचर घटा है, तब डेल्टी पॉजिटिव होगा और वो एक्सपांशन स्लो एक्सपांशन होगा। देखिए मान लीजिए हीट सप्लाईमेंट के कारण 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और पिस्टन जब एक्सपैंड किया तब 10 डिग्री सेल्सियस ही घटा। अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और इस सिलेंडर का जो नेट राइज इन टेम्परेचर वो बढ़ेगा। यानी जो गैस मॉलिक्यूल से उसका उस गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा। ओके, तो क्या होगा, एक्सपांशन क्या होगा, स्लो होगा, स्लो एक्सपांशन होगा, स्लो एक्सपांशन। ओके, एक्सपांशन स्लो हुआ और गैस सिलेंडर का टेम्परेचर राइज हुआ, नेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मार्कर नहीं चल रहा है, गैस मॉलिक्यूल। ओके ठीक है, अब डेल्टी क्या होगा, डेल्टी पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टी पॉजिटिव हुआ तो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, यस और नो। अब आते हैं लास्ट कंडीशन के ऊपर, कंडीशन नंबर 4। हीट सप्लाई के कारण गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर जितना बढ़ा है, पिस्टन जब हम एक्सपैंड किए उससे ज्यादा टेम्परेचर घटा है। जब हमने हीट सप्लाईमेंट किया जितना टेम्परेचर बढ़ा, पिस्टन एक्सपांशन के कारण उससे ज्यादा टेम्परेचर घटा है, तब क्या होगा, तब डेल्टी नेगेटिव होगा, डेल्टी नेगेटिव होगा। मान लीजिए जब मैंने हीट सप्लाईमेंट किया 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सिलेंडर का टेम्परेचर, मान लीजिए जब एक्सपैंड किया 21 डिग्री सेल्सियस घट गया, तो कितना होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टी नेगेटिव होगा, 20 माइनस 21 डेल्टी नेगेटिव होगा। तो वो एक्सपांशन फास्ट एक्सपांशन होगा, फास्ट एक्सपांशन। और क्या होगा, अभी टेम्परेचर नेट फॉल होगा, टेम्परेचर क्योंकि टेम्परेचर अभी सिलेंडर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर अभी घट जाएगा। ओके, नेट फॉल इन टेम्परेचर, नेट फॉल इन टेम्परेचर। इसे पॉज करके लिखिए। ओके, लिख लिए। ओके, अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम थर्मल कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर मूव कर जाएंगे अनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। आसान है कि नहीं, ठीक। अब बच्चों जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उस वीडियो का नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चंस लिखिए, पॉज कर। फर्स्ट सवाल है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल, हीट ऑफ combustion of coal when
kg, when 2 kg of coal is burning 2 kg of coal is burning to raise the temperature of 100 liters of water from 200 degree Celsius to 250 degree Celsius. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर उसका वैल्यू गिवन है 4200 जूल पर केजी केल्विन। पॉज करें, क्वेश्चंस लिखिए। क्या पूछा है क्वेश्चंस में? हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल। क्या होता है हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल? 1 केजी कोल जलने में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, वही होता है हीट ऑफ कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस। यहाँ पर तो कोल दिया गया है, मान लीजिए पेट्रोल होता तो 1 केजी पेट्रोल जलने से कितनी हीट प्रोड्यूस होता है, वो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। देखिए उसके साथ साथ क्या दिया गया है, 2 केजी कोल लिया जा रहा है, 100 लीटर पानी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट एनर्जी चाहिए। अगर मैं वो निकाल दिया तो मैं 1 केजी जलने में कितनी हीट एनर्जी चाहिए वो भी निकाल सकता हूँ। तो बच्चों सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं, देखते हैं हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2 केजी कोल जलाने से। हीट प्रोड्यूस्ड डेल क्यू क्या होगा, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर कितना है, कितना दिया गया है, 100 लीटर पानी दिया है। फिजिक्स में हम 1 लीटर को 1 केजी मानते हैं, तो 100 लीटर को कितना केजी मानेंगे, 100 केजी ऑफ वाटर मानेंगे, 100 केजी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया गया है 4200, डेल्टी कितना है 250 माइनस 250, तो कितना होगा 21 इंटू 10 की पावर 5 जूल। अगर 2 केजी कोल जलाने से इतनी हीट प्रोड्यूस हो रहा है 21 इंटू 10 की पावर 5 जूल, और उतना हीट एनर्जी यूज हो रहा है 100 लीटर पानी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। अब बताइए हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल कितना होगा, 2 केजी जल रहा है तो इतना प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 केजी जलेगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, यूनिटरी मेथड 1 केजी कोल जलेगा तो कितना प्रोड्यूस होगा 21 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना होगा 10.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल इज द आंसर। पॉज करके क्वेश्चंस लिखिए, लिख लिए। ओके, दूसरा सवाल लिखिए। सवाल लिखिए, हाउ मच हीट एनर्जी रिलीज्ड when 200 gram of copper in a container when it is cooled down from the temperature 250 degree Celsius to 200 degree Celsius। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखिए, हाउ मच हीट एनर्जी released when 200 gram of copper heat energy released when 2 gram of copper in a container
container is cooled down is cooled down from 250 degrees Celsius to 200 डिग्री सेल्सियस। गिवन क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कपर दिया गया है क्वेश्चन में 385 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। सवाल क्या पूछा है, पॉज करके क्वेश्चंस लिखिए। पहले सवाल आपसे पूछा गया है, एक कंटेनर में, एक कंटेनर है रीडिंग, इस कंटेनर के अंदर 200 ग्राम हमने कपर लिया है, ओके, और वो कितना डिग्री सेल्सियस में है, इनिशियली 250 डिग्री सेल्सियस में है। कंटेनर के अंदर 200 ग्राम कपर लिया गया है। अगर मैं उसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 200 डिग्री सेल्सियस पे ले आऊं, उस दौरान कितना हीट एनर्जी रिलीज होगा सिस्टम से, अर्थात उस दौरान कितना हीट एनर्जी इस कंटेनर से रिलीज होगा जब मैंने टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 200 डिग्री सेल्सियस पे ले आऊंगा तब। तो बच्चों सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। हीट कितना रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज्ड हीट रिलीज कितना होगा, डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा डी, यहाँ पर तो मास ऑफ कपर लेना पड़ेगा, इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कपर इंटू डेल्टा टी। तो मास ऑफ कपर कितना है 200 ग्राम है, तो केजी में कितना होगा 0.2 केजी, 0.2 केजी। मास ऑफ सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ कपर कितना है 385। ओके, डेल्टी कितना होगा 250 माइनस 250, आंसर कितना होगा 3850 जूल। इतना होगा, इतना हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है जब मैं 200 ग्राम कपर का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 200 डिग्री सेल्सियस पे ले आऊँगा तब। तो मेरा एक सवाल है सर, फाइनल टेम्परेचर तो यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस है, इनिशियल तो 250 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं 200 डिग्री सेल्सियस माइनस 250 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो डेल्टी नेगेटिव हो जाएगा। अगर डेल्टी नेगेटिव होगा तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, -3850। तो प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम से अगर हीट बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है तब क्या होगा, हीट इज बाय द सिस्टम, सिस्टम से हीट बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है तब साइन क्या होता था, नेगेटिव होता था, हीट साइन नेगेटिव होता था, मैंने अभी आपको बताया है। ओके, पर हमेशा आपको क्या करना है, डेल्टी को पॉजिटिव लेना है। क्यों, मान लीजिए अगर मास के बारे में पूछा होता, अगर आप डेल्टी को नेगेटिव ले लेते तो मास क्या होता, नेगेटिव पे निकल जाता। तो इसलिए डेल्टी को आप हमेशा पॉजिटिव में लेना है। ओके, तो बच्चों कितना हीट रिलीज हो रहा है, डेल क्यू 3850 जूल हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर कितना क्वेश्चंस कराएंगे, लास्ट क्वेश्चंस, उसके बाद हम बात करेंगे थर्मल कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर अनामलस एक्सपेंशन की तरफ मूव कर जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जितना क्वेश्चंस करोगे उतना ही मजबूत बनोगे। सिर्फ कंसेप्ट चाहिए, मजा नहीं है इसमें। कंसेप्ट क्लियर है पर क्वेश्चंस नहीं हो रहा है तो क्या फायदा उस कंसेप्ट का। कंसेप्ट भी क्लियर है, क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तब आप सही ट्रैक पे हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चंस लिखिए। 4 लीटर ऑफ वाटर, 4 लीटर ऑफ वाटर in a container, 4 liter of water in a container is heated with the help of 1 kilowatt coil।
the lid of container, the lid of container, lid of container is open, then energy dissipated, energy dissipates rate of 140 joule per second, 140 joule per second. At what time, at what time, temperature will rise from, temperature will rise from 20 degrees Celsius to 70 degree Celsius. Specific heat of the water given 4200 joule per kg केल्विन. क्वेश्चंस को पॉज करके लिखिए. ये 140 जूल है, 140 जूल पर सेकेंड. ओके, सवाल क्या पूछा गया है? आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कितना पानी है? 4 लीटर का पानी है कंटेनर के अंदर. उसको मैंने एक कॉइल के ऊपर प्लेस्ड किया है, रखा हुआ है. उस कॉइल का पावर रेटिंग कितना है? 1 किलोवाट. पावर रेटिंग क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो, फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, कुछ भी हो, उससे ऑपरेट करने के लिए हर सेकेंड में कितना एनर्जी चाहिए, उसे ही हम पावर रेटिंग कहते हैं. तो उस कंटेनर को किसके ऊपर रखा गया है? 1 किलोवाट कॉइल के ऊपर रखा गया है. अर्थात वो कॉइल ऑपरेट करने के लिए हर सेकेंड में कितनी एनर्जी देगा? उसको ऑपरेट करने के लिए हर सेकेंड में कितनी एनर्जी चाहिए? सर 1000 जूल चाहिए, तब जाके ये कॉइल ऑपरेट करेगा. यानी वो कॉइल हर सेकेंड में कंटेनर को कितना एनर्जी दे रहा है? 1000 जूल एनर्जी दे रहा है. 1 किलोवाट कितना वाट होगा? 1000 वाट होगा. और 1 वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है, तो 1000 जूल पर सेकेंड होगा. ओके, जब मैंने इस कॉइल से हीट सप्लाईमेंट करना शुरू किया, उस दौरान मैंने क्या किया? उस कंटेनर का ढक्कन मैंने खुला छोड़ दिया, लीड को मैंने खोल दिया, जिसके कारण हर सेकंड में कितना एनर्जी बाहर रिलीज हो रहा है और वेस्ट हो रहा है? 140 जूल एनर्जी वेस्ट हो रहा है. तो समय कितना लगेगा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए? यही सवाल पूछा गया है आपसे. टी पूछा गया, टाइम पूछा गया. तो क्वेश्चंस को पॉज करके लिखिए. ओके, अब सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं. आसान है कि नहीं? थोड़ा बहुत कंसेप्ट है और कुछ नहीं है. तो देखते हैं, सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं. मास ऑफ वाटर कितना था? 4 लीटर, अर्थात 4 kg था, वाटर था. ठीक है. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसका वैल्यू कितना था? 4200 जूल पर केजी केल्विन दिया गया था. ओके, डेल टी कितना है? डेल टी 70 माइनस 20, 50 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, तो देखते हैं, पहले देखते हैं एक्चुअली पे कितना एनर्जी चाहिए. 4 लीटर पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? एक्चुअली पे देखिए, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड
डेल क्यू इक्वल टू ms डेल्टा टी, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर कितना है 4 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 4200, डेल्टा कितना है 50। तो कितना होगा 200,00800 इतना जूल चाहिए, इतना हीट एनर्जी चाहिए 4 लीटर पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। तो बच्चों एक्चुअली एनर्जी कितना अवेलेबल हो रहा है पर सेकंड वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब कॉइल एनर्जी सप्लामेंट कर रहा है 1000 जूल हर सेकंड में, उस दौरान 140 जूल हर सेकंड में लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने उस कंटेनर का ढक्कन खोल दिया था। ओके, तो देखते हैं एनर्जी अवेलेबल, एनर्जी अवेलेबल अवेलेबल पर सेकंड, जिसको मैंने P माना है, तो कितना होगा, पावर रेटिंग कितना था कॉइल का 1 किलोवाट था, अर्थात 1000 जूल हर एक सेकंड होता था, माइनस कितना डिसिपेट हो रहा है ढक्कन खुलने के कारण 140 जूल पर सेकंड। ओके, तो कितना एनर्जी दिया जा रहा है एक्चुअली पे कंटेनर पे, हर सेकंड में कितना एनर्जी ट्रांसफर किया जा रहा है कंटेनर को 1000 माइनस 140, तो कितना होगा 860 जूल पर सेकंड दिया जा रहा है कंटेनर को। तो टाइम कितना लगेगा देखते हैं। तो हमें एक रिलेशन पता है, पावर कितना होता है एनर्जी बाय टाइम होता है, तो हीट क्या है, हीट भी एक तरह का एनर्जी है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेल क्यू बाय टी। ओके, पावर इक्वल टू डेल क्यू बाय टी, तो टी कितना होगा टी इक्वल टू डेल क्यू बाय पी होगा, ठीक है। तो डेल क्यू का वैल्यू कितना है 8,40,000 डिवाइडेड बाय 860, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना होगा 976.74 सेकेंड। अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना होगा 16.27 मिनट, यही होगा आंसर। ओके, हो गया, पॉज करके लिखिए बच्चों, क्वेश्चंस लिखिए पॉज करके, सॉरी सॉल्यूशंस करिए, पॉज करके करिए, सॉल्यूशंस लिख लिए। ओके, अब आते हैं बच्चों थर्मल कैपेसिटी के ऊपर। क्या होता है थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, वो क्या होता है देखते हैं, इसे लिख लिए, हेडिंग लगाइए थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी क्या होता है देखते हैं। उससे पहले मुझे अभी बताइए, मैं अभी आपको बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हर यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए था। तो थर्मल कैपेसिटी क्या होगा, होल बॉडी होल सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको 1 यूनिट बढ़ाने के लिए आपको कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, उसे ही हम कहते हैं थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी कहा जाता है। तो हेडिंग लगाइए थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी और इसे क्या कहा जाता है हीट कैपेसिटी कहा जाता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है देखिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए अब कितना हीट चाहिए, उसे ही हम थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। अमाउंट ऑफ
amount of heat energy required heat energy required to raise the temperature of amount of heat energy required to raise the temperature of whole body whole body through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as thermal capacity और heat capacity। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अगर मैं डेल क्यू के नीचे डेल टी को ले आऊं तो क्या होगा, डेल क्यू बाय डेल टी इक्वल टू एम एस होगा। डेल क्यू बाय डेल टी ये रिप्रेजेंट करता है थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है डेल क्यू बाय डेल टी। और डेल क्यू बाय डेल टी किसके साथ बराबर है, एम एस, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड मास ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सब्सटेंस, mass of substance सेकंड क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट बताइए, डेल क्यू बाय डेल टी का यूनिट क्या होगा, सीजीएस में होगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होगा, और एसआई में क्या होगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन होगा। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है, क्या होता है थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, पॉज करके लिखिए। ठीक है, डेल क्यू बाय डेल टी इक्वल टू एम एस, इसे याद रखिए। अब आते हैं बच्चों अनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, इसे पॉज करके लिखिए, हेडिंग लगाइए अनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। तो बच्चों क्या होता है अनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, हम उसे अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी कहते हैं। अनोमलस का मीनिंग क्या होता है, नियम विरुद्ध, पानी रूल के खिलाफ वो एक्सपैंड करेगा, वही होता है अनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। अर्थात पानी का एक बिहेवियर है, हम ऐसे भी कह सकते हैं ये पानी का एक तरह का एक खासियत है जो विंटर में वाटर एनिमल को हेल्प कर रहा है सरवाइव करने के लिए। अगर ये बिहेवियर नहीं होता, अगर अनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर अगर ना होता, तब क्या होता, जितने भी वाटर एनिमल्स हैं सारे विंटर पे मर जाते। क्यों, वो इसलिए क्या होगा, टोटल पानी बर्फ हो जाएगा तो जितना भी वाटर एनिमल्स होगा वो सारे मर जाएंगे। पर अनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर हेल्प कर रहा है उन सारे वाटर एनिमल को विंटर पे सरवाइव करने के लिए, वो आसानी से बच सकते हैं जाड़े में। तो देखते हैं, हेडिंग लगाइए, प्यारा सा टॉपिक है अनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, ANOMALOUS, अनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर
ओके, इसे समझने के लिए मुझे दो ग्राफ कंसीडर करना होगा, एक तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, दूसरा डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच। चलिए पहले हम दो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि माजरा क्या है। देखिए पहले वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच मैंने एक्स एक्सिस में टेम्परेचर इन सेल्सियस लिया है, 1 2 3 4 अप टू 100 डिग्री सेल्सियस लिया है। वाई एक्सिस से मैंने क्या लिया है, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इन सीसी, 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम मैंने वाई एक्सिस पे लिया है, उसका यूनिट क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वॉल्यूम कितना है, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस में पानी का वॉल्यूम है 1.04343 क्यूबिक सेंटीमीटर मान लीजिए। ओके, अब मेरा पानी मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे है, मैंने अब क्या किया, इसका टेम्परेचर घटाया। जब मैंने इसका टेम्परेचर घटाया 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर घटाना चालू किया, तो वाई एक्सिस तो मेरा वॉल्यूम है, तो मैं ये ऑब्जर्व किया जैसे जैसे मैं टेम्परेचर घटाना चालू किया तो मेरा वॉल्यूम भी घटता गया, वॉल्यूम भी घटता गया। जैसे मैं टेम्परेचर घटाया वॉल्यूम भी घटा, वॉल्यूम टेम्परेचर घटाया वॉल्यूम घटता गया, डेंसिटी लेकिन बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम घटा 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 घटा। पर जब 4 डिग्री सेल्सियस पे मैंने टच कर लिया, टेम्परेचर घटाते घटाते जब मैंने 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच लिया, उस समय पानी का डेंसिटी क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया। और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी क्यों मैक्सिमम होता है ये किसी को पता नहीं है, यही तो जादू है। और यही जो जादू है और यही जो बिहेवियर है ये हेल्प कर रहा है विंटर में वाटर एनिमल को आसानी से सरवाइव करने के लिए। अगर पानी इस तरह बिहेव नहीं करता, जितने भी वाटर एनिमल्स है सारे विंटर पे मर जाते। क्यों, क्योंकि पानी कंप्लीटली बर्फ हो जाता। तो देखिए टेम्परेचर घटाया वॉल्यूम घटता गया, डेंसिटी बढ़ता गया। जैसे टेम्परेचर घटा रहे डेंसिटी बढ़ रहा है, पर डेंसिटी तो अभी आपको पता तो नहीं चल रहा है क्योंकि ये जो ग्राफ है ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच है। पर मैं अभी जो आपको दूसरा जो ग्राफ बताऊंगा वो डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच होगा। तो देखिए टेम्परेचर घटाया वॉल्यूम घटा, डेंसिटी बढ़ा 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 बढ़ा, 4 डिग्री सेल्सियस पे जब मैंने टॉर्च किया तो पानी का डेंसिटी मैक्सिमम हो गया। जब 4 डिग्री सेल्सियस से मैं फिर से टेम्परेचर घटाना चालू किया तो मैं नोटिस किया कि मेरा डेंसिटी ऑफ घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस पे मेरा पानी का डेंसिटी मैक्सिमम था, अब मैंने टेम्परेचर को फिर घटाना चालू कर दिया। मान लीजिए मैंने 3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया तो 3 डिग्री सेल्सियस का जो डेंसिटी है, पानी का जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस के पानी के डेंसिटी के मुकाबले कम है। जब मैंने 2 डिग्री सेल्सियस में आया तो उसका डेंसिटी और कम होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब मैंने 1 डिग्री सेल्सियस में आया तो उसका डेंसिटी और कम हो गया लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। जब मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पर टच किया उस समय मेरा डेंसिटी पूरा घट गया और मेरा वॉल्यूम बढ़ गया। तो उस समय 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का डेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है और वॉल्यूम कितना हो रहा है, मान लीजिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो रहा है। ओके, अब देखते हैं। मान लीजिए मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या होगा, जब मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का टेम्परेचर बढ़ाया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा वॉल्यूम घट रहा है और डेंसिटी बढ़ रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम हुआ। फिर जब मैंने 4 डिग्री सेल्सियस से पानी का टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया तो वॉल्यूम बढ़ता गया और मेरा पानी का डेंसिटी घटता गया। देखिए अब ड्रॉ करते हैं डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच ग्राफ। एक्स एक्सिस में हमने टेम्परेचर लिया है इन सेल्सियस। ओके, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस मैंने क्या लिया है, डेंसिटी लिया है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या होगा 0.996, ये क्या होगा 0.997
0.9998, 0.999, ये क्या होगा 1.000। देखिए अब मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया। जब मैंने 4 डिग्री सेल्सियस पर टच कर जाऊंगा, देखिए मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा डेंसिटी अब बढ़ रहा है। खुद देखिए डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है मेरा। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी अब मैक्सिमम हो रहा है। खुद देखिए जब 4 डिग्री से मैंने पानी का टेम्परेचर और बढ़ाना चालू किया तो मैं ऑब्जर्व किया कि मेरा डेंसिटी अब घट रहा है, मेरा वॉल्यूम ऑफ बढ़ रहा है। यहाँ पर भी देखिए जब 4 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम बढ़ रहा था। आप खुद देखिए 4 डिग्री सेल्सियस से जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है पर डेंसिटी घट रहा है। मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर घटा रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या हो रहा है, डेंसिटी मेरा घटता जा रहा है पर वॉल्यूम मेरा बढ़ता जा रहा है। ओके देखिए अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। मान लीजिए ये एक झील है, पानी का विंटर पे क्या होता है, पानी का टेम्परेचर तो कम हो जाता है। देखिए टेम्परेचर घटता गया 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का डेंसिटी ज़्यादा हुआ। अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो पानी नीचे बॉटम पे आ जाएगा क्योंकि उसका डेंसिटी तो सबसे ज़्यादा है। वो पानी झील और तालाब के नीचे आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। और बॉटम पे जो गर्म पानी होगा, वार्मर वाटर होगा, वो ऊपर जाएगा, वो फिर ठंडा होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका डेंसिटी मैक्सिमम होगा, वो फिर नीचे आएगा, फिर गर्म पानी ऊपर जाएगा, फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा होकर फिर नीचे आएगा। जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से घटा दिया जाए अर्थात 3 डिग्री सेल्सियस में ले आते हैं टेम्परेचर, तो 3 डिग्री सेल्सियस का पानी का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस के पानी के डेंसिटी के मुकाबले कम है, तो वो पानी झील के ऊपरी हिस्से पे रहेगा। यहां पर मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस का पानी है, फिर मैंने टेम्परेचर घटाया, मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस पे ले आया टेम्परेचर, तो वो पानी थोड़ा ऊपर रहेगा, 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा वो 2 डिग्री सेल्सियस का पानी। ओके फिर अब मैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पे ले आया तो वो पानी 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे टच कर जाऊंगा तो पानी क्या होगा, बर्फ हो जाएगा। अब और बर्फ का डेंसिटी पानी के डेंसिटी के मुकाबले क्या होता है, कम होता है। तब वो बर्फ क्या होगा, पानी के ऊपरी हिस्से पे फ्लोट करेगा। तो बर्फ पानी के ऊपरी हिस्से में क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और आपको पता है बर्फ एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, ना वो एनर्जी को गेन करता है ना वो एनर्जी को रिलीज करता है। यानी अब पानी जितना भी लेक के बॉटम पे है, झील के बॉटम पे जितना भी पानी है वो पानी 4 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा। ऊपर पे तो बर्फ है, बर्फ तो एनर्जी को आने नहीं देगा कि एनर्जी को जाने भी नहीं देगा। तो नीचे जो पानी होगा झील के बॉटम पे, वो बॉटम पे जो पानी होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा। ओके तो जितने भी वाटर एनिमल्स हैं अभी वो विंटर में इजीली सरवाइव कर पाएंगे, ऐसा और नो। पर पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस में क्यों मैक्सिमम होता है, ये जादू है। अगर रीजंस पता होता तो ये जादू कैसे कहलाता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्रकृति नेचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर किसी का ख्याल रख रहा है। पानी में जो रहने वाले जीव है देखिए उसका भी ख्याल रख रहा है, जो लैंड पे रह रहे हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है, और जो आसमान में उड़ रहे हैं उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो ये कर्तव्य है हमारा, तो हम भी नेचर और प्रकृति का ख्याल रखें। तो बच्चों आज का पढ़ाई का एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास एक नया टॉपिक लेके आएंगे। शुक्रिया।